नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज से यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज जीके जीएस की। ठीक है, तो 2021 में जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर जीके जीएस के पूछे गए थे उनको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, डिटेल में एनालिसिस करके हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो पेपर जो आपका हुआ था वही पूरा एज इट इज हमने यहाँ पर पेपर लिया है। इस पेपर को आप लोग रट लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन ये आपके रिपीट हो सकते हैं। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं कि आपको सही से क्लियर क्वेश्चन यहाँ पर दिख जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको सही से क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर सही क्रम क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि शेरशाह सूरी ऑप्शन में दिया है, अकबर दिया है दूसरा ऑप्शन, तीसरा दिया है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा दिया है इल्तुतमिश। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको इन चारों के शासनकाल के बारे में पता होगा तभी आप इनको क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं इल्तुतमिश से। इनका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है अलाउद्दीन खिलजी का। इनका जो शासनकाल चला था वो चला था 1296 से लेकर यहाँ पर 1316 ईस्वी तक। ठीक है, 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा था। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके शेरशाह सूरी। कौन आते हैं? शेरशाह सूरी। इनका शासनकाल जो था वो था 1540 से लेकर कब तक था भैया? 1545 तक। ठीक है, तो ये आ गए। इसके बाद आता है आपका अकबर का नंबर। इनका जो शासनकाल था सभी को पता होगा, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी मुगल काल। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आपका इल्तुतमिश, उसके बाद आपका अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी और फिर आएंगे अकबर। ठीक है, तो ऑप्शन में आप लोग देख लीजिएगा किस ऑप्शन में ये दिए गए हैं। नीचे आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चौथा यहाँ पर दिया गया था इल्तुतमिश, उसके बाद तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद पहला शेरशाह सूरी, उसके बाद दूसरा अकबर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है? निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? बताइएगा कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या फिर शंकराचार्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुकाराम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17वीं सदी के जो हिंदू एक महान कवि थे वो थे आपके तुकाराम, और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के ये संत थे। और इनको महाराष्ट्र में और किस नाम से जाना जाता था ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तुका के नाम से भी इनको जाना जाता था महाराष्ट्र में, और एक नाम इनका और था वो था तुकोबा। क्या था? तुकोबा किसका नाम था? तो ये भी तुकाराम का ही नाम था। ठीक है, तो महाराष्ट्र के ये जो है भक्ति आंदोलन के संत थे और 17वीं सदी के ये महान कवियों में से आते हैं। ठीक है, तो तुकाराम इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1732 से लेकर 1818 ईस्वी। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। चरक संहिता संबंधित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चरक संहिता किससे संबंधित है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो चरक संहिता जो संबंधित हो जाएगी वो हो जाएगी चिकित्सा से। ठीक है, मेडिसिन से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। 261 बीसी कलिंग युद्ध बिल्कुल सही है।
78 AD शक संवत की शुरुआत, ये भी सही है। मुस्लिम युग की शुरुआत 622 AD, ये भी सही है आपका। औरंगजेब की जो मृत्यु है ये 1709 में नहीं बल्कि 1707 ईस्वी में हुई थी। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1707 ईस्वी में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो ये जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? बताइएगा, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है चलिए बताइएगा। यहाँ पर पूछा गया है, मिलान कीजिएगा। ठीक है, तो मिलान करना है। ब्रह्म समाज किससे संबंधित है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय। यानी कि पहले का जो मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरे से। ठीक है, तो ए का हो जाएगा तीसरा। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन ये क्या हो जाएंगे? स्वामी विवेकानंद। यानी कि बी का हो जाएगा दूसरा। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये की थी दयानंद सरस्वती ने। तो इसका सी का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, सॉरी, रामकृष्ण मिशन जो है ये यहाँ पर पहला हो जाएगा। ठीक है, इसको आप पहला कर लीजिएगा। ये पहला है ना स्वामी विवेकानंद, तो ये पहला हो जाएगा। और आर्य समाज ये दयानंद सरस्वती, ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है। अगला है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ज्योतिबा राव फुले ने। तो ये 5वें से संबंधित हो जाएगा। तो डी 5, यानी कि 3, 1, 2, 5 किस ऑप्शन में है? चलिए देख लीजिएगा। 3, 1, 2, 5 किस ऑप्शन में आपके यहाँ पर दिए गए हैं? तो 3, 1, 2, 5 यहाँ पर नहीं है। 3, 1, 2, 5 ये ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा किसने दिया? बताइएगा, हु गेव द स्लोगन डू और डाई? तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा सभी लोग। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो बताइएगा, इस पद का जो प्रस्ताव है वह किसे दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू को, या फिर सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर कृपलानी? किसको दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दिया गया था जो पद है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि भारतीय संविधान के प्रथम स्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? तो वो भी हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर स्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बताइएगा। सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है चिनाब नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। वसंत विषुव होता है, वसंत विषुव कब होता है ये आपको बताना है। तो वसंत विषुव जो होता है ये होता है बच्चों 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरा बता दीजिएगा कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये तीनों आपको बताना है।
कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा सभी लोग। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में हम इनका आंसर भी आपको बता देंगे, लेकिन कमेंट में आप लोग ज़रूर करिएगा अगर हम यहाँ पर भूल जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो ये बच्चों प्रसिद्ध है तांबे के उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर सी तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए, तो ये है आपका असम में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। असम में और भी कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनको नोट कर लीजिएगा। जैसे कि एक है आपका नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, नामेरी हो गया, ठीक है। एक है आपका डिब्रूगढ़ साइखोवा, डिब्रूगढ़ साइखोवा, ठीक है, डिब्रूगढ़ साइखोवा, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। इसके बाद एक है आपका मानस नेशनल पार्क, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, ये भी आपका असम का है। एक है आपका ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग हो गया, ये भी आपका पूछा जाता है, ये भी असम का है, ठीक है। और एक है आपका रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, ये भी आपका असम का है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जैसे कि एक है आपका कान्हा, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क है आपका, ठीक है। एक है आपका बांधवगढ़, बांधवगढ़ आपसे पूछा जाता है, ये भी आपका है, कहाँ का? मध्य प्रदेश का है, ठीक है। एक है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, पन्ना, ठीक है, ये भी आपका मध्य प्रदेश का है, क्लियर है, ठीक है। एक है आपका कूनो, कूनो भी काफ़ी पूछा जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका मध्य प्रदेश का है। आगे बात करते हैं, अब कौन बचा आपका? केरल है। जैसे केरल का जो फेमस है वो है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और केरल में क्या है? साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी, अगर पूछी जाए आपसे शांत घाटी कहाँ पर है, तो वो भी आपकी केरल में है, ठीक है। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है। अगर यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, वही अगर पूछ लिया जाए कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो फूलों की घाटी आपकी है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो ये है उत्तराखंड में। शांत घाटी कहाँ पर है, तो ये है आपकी कहाँ पर? शांत घाटी केरल में, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क, एक तो आपका सुंदरवन है, बहुत ही फेमस है सुंदरवन नेशनल पार्क, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद एक और है, क्या नाम है उसका? जल्दापारा, ठीक है, जल्दापारा, जल्दापारा नेशनल पार्क, ये भी आपका कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, सारे नेशनल पार्क हमने आपको क्लियर करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? हिमालयी नदी तंत्र बताइएगा कौन सी नदियां हैं? एक तो गंगा हो जाएगी और एक ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 ये यहाँ पर सही हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैंक दर का अर्थ है, बताइएगा बैंक दर का अर्थ क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ये आपकी कहलाती है बैंक दर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बताइएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? बताइएगा साख सृजन पर क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा, या फिर घट जाएगी, बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि यदि आरबीआई नकद जो कोषानुपात है इसको घटा दे तो क्या होगा? साख सृजन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर वैश्विक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? यानी कि 100 रुपए का जो नोट होता है उसमें किसके साइन होते हैं? बताइएगा किसके सिग्नेचर होते हैं? तो ये होते हैं भैया आरबीआई के गवर्नर के। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? बताइएगा सभी लोग। तो वो हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ठीक है। और हाल ही में इनको क्या दिया गया है, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के लिए लंदन ने इन्हें जो है सम्मानित किया है, ठीक है। करंट अफेयर्स में ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का जो खिताब है वह किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है शक्तिकांत दास को, ठीक है। किसने दिया है? तो लंदन ने दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेमा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये होता है फेमा का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है वह किसमें शामिल है? तो ये शामिल है किसमें भैया, राज्य सूची में है कि समवर्ती सूची में कि संघ सूची में या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये जो है शामिल है राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? मूल अधिकार के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, राज्य नीति के निदेशक तत्व, इनमें से कोई नहीं? तो जो मूल अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए हैं जरा बता दीजिएगा हमें। ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं रूस के संविधान से। और राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से भैया? आयरलैंड के संविधान से। और इनका जो वर्णन है वह है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 36 से 51 के मध्य में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्लियर है? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। शिक्षा का जो अधिकार है एक मौलिक अधिकार है, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 21 ए में, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था? तो ये लाया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अल्पसंख्यकों का जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 29 में, 29, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक क्या होते हैं? तो ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा, क्या दिया है? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? बताइएगा, एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को यहाँ पर
क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या फिर सोडियम क्लोराइड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2 ये है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 18 कैरेट सोने में खरे सोने के जो प्रतिशत है वो कितना है? 18 कैरेट का जो सोना होता है, खरा सोना, उसमें कितना होता है, कितने प्रतिशत होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो 18 कैरेट के सोने में जो खरा सोना होता है वह होता है 75% तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, और ये होगा आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। संतरे में बहुतायत में होता है, क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है, इसमें होता है विटामिन सी। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।